ये क्वेश्चन है गेट 2013 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था क्वेश्चन, एक्चुअली 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था। इसमें 2 क्वेश्चन कंबाइंड है, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी 2 मार्क्स के लिए है, वो भी 2 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। कंबाइंड क्वेश्चन जो उस टाइम ऑफलाइन के अंदर जो क्वेश्चन आते थे कंबाइंड होके, वो वाला ये पैटर्न है। तो यहाँ पर जो कॉमन इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन अपना में बड़ा है, बट फिर भी अगर मैं बोलूँ आपको कि प्योरली जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पैरेलल पोलराइजेशन और परपेंडिकुलर पोलराइजेशन में अलग अलग होते हैं, उन पर पहली बार क्वेश्चन सिर्फ एक ही बार आया है 2013 के अंदर। आप देखना उसके बाद भी नहीं आया, उससे पहले भी अगर आप देखें कि जब से हमारा ऑफलाइन चल रहा है, यानी कि 2003 के बाद ही हमारे लिए वो थोड़ा रिलेवेंट हो सकता है। जब ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था, तो जब से ये ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था 2003 के बाद से, तब से आप देखना यहाँ पे एक ही बार क्वेश्चन आपको नजर आएगा पूरा, जो कि प्योरली रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर और पैरेलल के अंदर, वो जो यूज में लिया गया वो सिर्फ यहीं लिया गया था। और यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 2 में लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 तक तो भी सब कुछ इजी है, आप अपना माइंड अप्लाई करने सब कुछ हो सकता है। बस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ही वो फॉर्मूला काम में आएगा, जो आप एक बड़ा डेरिवेशन देख के कभी कभार छोड़ देते हो, लेकिन फॉर्मूला बहुत इजी है। परपेंडिकुलर पोलराइजेशन में क्या होता है और पैरेलल पोलराइजेशन में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है ना। फिलहाल देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, इसने बोला है कि कुछ ऐसा यहाँ पे डायग्राम है कि कुछ वेव यहाँ टकराई, यहाँ पे जो इंसिडेंट हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही, रिफ्लेक्ट होकर वहाँ चली गई और ट्रांसमिट होकर चली गई। ट्रांसमिटेड एंगल देर का है कितना, 19.2 डिग्री। बहुत अच्छी बात है, ये देर का है। और पूछा गया है इंसिडेंट एंगल थीटा पहले क्वेश्चन में, तो फर्स्ट क्वेश्चन में, तो बहुत अच्छी बात है। पर पहले अब मुझे ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी। तो ज्योमेट्री के लिए देखिए वापस बना देता हूँ मैं फिर से। ये वेव कुछ यहाँ आ रही थी, तो ई आई यहाँ है। एक और चीज़ देख रहे हैं आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसने डॉट क्रॉस या अंदर की तरफ जो डॉट बना रखा है, कुछ ऐसा बना रखा है एच के लिए। होता है इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन ढंग से नहीं किया कि वो अंदर की तरफ है या प्लेन के बाहर की तरफ है, पर इतना तो पता है कि यानी कि एच आपके इस प्लेन के बाहर या अंदर की तरफ है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसी प्लेन के अंदर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी प्लेन के अंदर है, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्लेन के अंदर है, वेव ऑफ इंसिडेंस के प्लेन के अंदर है। इसका मतलब ये पैरेलल पोलराइजेशन का केस है। अगर पैरेलल पोलराइजेशन केस है, बहुत अच्छी बात है, आप इस एंगल को बांट सकते हैं। ये एंगल थीटा ही था, तो आप मुझे पहले ये बताइए कि ये एंगल कितना होगा। आप सब लोग समझदार हैं, ई आई इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अगर वो एंगल थीटा ही था, तो आपको बस मुझे ये बताना है कि ये वाला एंगल क्या रहा होगा। तो आप बड़े ध्यान से देख के बताइएगा, ये भी थीटा ही रहा होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये एंगल 90 माइनस थीटा ही रहा होगा, ये थीटा ही है। और यहाँ पर ये अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ से, तो आपको बता देता हूँ कि फिर से ये जो एंगल रहा होगा वो 90 माइनस थीटा ही रहा होगा, और ऊपर वाला एंगल क्या रहा होगा, थीटा ही रहा होगा। तो बहुत सीधी सी कहानी है कि जो थीटा ये है, उसका एक कंपोनेंट तो एक्स एक्स की तरफ, ये एक्स है, और नीचे जेड की तरफ, जेड नीचे है, ध्यान से देखिए, जेड यहाँ है, एक्स यहाँ है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ अब बहुत अच्छे से कि इलेक्ट्रिक फील्ड खुद तो ई आई कोस थीटा आई एक्स केप में होगा, और माइनस ई आई साइन थीटा आई ए जेड केप में होगा। देखिए ये साइन थीटा माइनस जेड केप में है, और ये कोस थीटा आई प्लस एक्स में है। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा। रही बात, ये तो आ गया जाएगा इंसिडेंट वेव के लिए। और रही बात e की पावर जे, वेव की डायरेक्शन लिखनी पड़ती है हमको, e की पावर माइनस जे ओमेगा टी माइनस बीटा ब्रैकेट में x कोस अल्फा प्लस y कोस बीटा प्लस z कोस गामा। ठीक है, तो वेव की डायरेक्शन का भी देख लेते हैं एक बार के लिए कि वेव की डायरेक्शन क्या रहेगी। तो वेव की डायरेक्शन ये रही है सर। तो हमें पता है कि सर दो कंपोनेंट बांटते हैं, ये एंगल 90 माइनस थीटा बोल रहे हो, तो इसका मतलब के आई का जो कंपोनेंट है, के आई का जो कंपोनेंट है कोस 90 माइनस थीटा आई, तो वो किधर होगा, एक्स डायरेक्शन में। कोस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा आई, तो आपको बोल सकते हो कि यानी कि बीटा नॉट एक्स कोस 90 माइनस थीटा आई का हो गया एक्स साइन थीटा आई। और इसी तरह से जेड के अंदर अब बात करें तो ये कोस 90 माइनस थीटा हो गया, और साइन 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, जेड साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा आई। तो ये आपके लिए कहानी कुछ इस तरह से है, प्लस जेड के अंदर ये और वो प्लस एक्स के अंदर ये। तो ये वेव प्रोपगेशन होना चाहिए। तो मैंने वेव के प्रोपगेशन की इक्वेशन लिख दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की लिख दी मैंने। ये जो ई आई आपका जो वेव था, ई आई कुछ इस तरह से बनना चाहिए था। नाउ अब बस दिखना है इस क्वेश्चन में कि थीटा आई कितना है। थीटा आई पूछा गया, क्योंकि सर आप ये कैसे लिख रहे हो, मैं तो लिख रहा हूँ ये तो समझ में आ रहा है, पर क्यों लिख रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको दिखाया नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा भी यही था। नाउ बात कर रहे हैं थीटा आई भी क्या आ रहा है। तो थीटा आई अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, थीटा आई जो आएगा वो हम लगा सकते हैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ। तो साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा टी
थीटा टी है 19.2 डिग्री, बहुत अच्छी बात है। इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन 2 बाई एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 कितना है तो √4.5 अपॉन √1, तो √4.5 बचा। तो बस यहाँ से देखिएगा आप निकल के आएगा थीटा ई लगभग 44.3 डिग्री, इसको मैं लगभग 45 डिग्री बोल सकता हूँ। तो ये 45 डिग्री यहाँ से निकल के आया, तो 45 डिग्री हो गया। तो ये 1/√2 हो जाएगा। कोस थीटा कितना हो जाएगा, ई आई बाई नॉट बाई √2, या भी ए नॉट बाई √2 बन जाएगा। तो ये कुछ ऐसा कुछ फॉर्मेट आएगा पहले क्वेश्चन में। तो बहुत सिंपल सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है इसने थीटा आई, और एक्सप्रेशन फॉर ई आई पूछा है। तो ई नॉट बाई √2 बोल सकते हो, एक्स केप माइनस एजेड केप रहना चाहिए, और वहाँ पर हमको पता है ओमेगा टी को हटा देते हैं, तो भी हमारे प्लस एक्स प्लस जेड में जा रहा था, माइनस बाहर ले रखा था, प्लस एक्स प्लस जेड में जा रहा था। बीटा नॉट एक्स कोस अल्फा की बात करें वहाँ पे, मतलब अभी मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन लिखा था। आगे जो ई की पावर जे माइनस जे ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स कोस अल्फा, और जो मैंने वो एंगल लिए थे वेव की डायरेक्शन के, वो वेव की डायरेक्शन के मैंने आपको यहाँ बनाया था कि कौन सा एंगल आ रहा है, शायद वो 90 माइनस थीटा ही आ रहा था। तो कोस 90 माइनस थीटा की साइन थीटा लिए था। आपको मैंने जो लिखा था वो सब चीज़ को यूज में लेके देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा 45 डिग्री जो है तो ऑप्शन में। और मेरे को जो बताया कि एक में माइनस आना चाहिए था, यानी कि अभी तक तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखे हैं सही से। बड़े ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन मुझे लग नहीं रहा सही से दे रखे हैं। 45 डिग्री तो है दोनों में, पर इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर मुझे बताया एक प्लस एक्स में था और एक माइनस जेड में था। इनमें से दोनों प्लस दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये यहाँ पे ऑप्शन सही से नहीं दे रखा बी और सी के अंदर। आंसर में देखते हैं अपन ने इन्होंने आंसर क्या प्रोवाइड कर रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर दे रखा है सी। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दिया है इन्होंने सी, और वो सी के अंदर जो उन्होंने आंसर लिया है फाइनल पूरा आंसर देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने इसको भी पूरा उतारने, देखिए यहाँ माइनस से होना चाहिए, फिर तो उसका सीधा से मतलब है यहाँ गलती रही होगी, यहाँ माइनस आएगा ही आएगा। आप चाहें तो मैं इसको चेक भी कर सकता हूँ कि इसके अंदर माइनस आएगा या नहीं आएगा। तो सीधा सा इस क्वेश्चन के आंसर में माइनस वाला पार्ट आपको लेना होगा जी। सी वाले ऑप्शन के अंदर आंसर में माइनस था, यहाँ पे सब कुछ यही था बट ये माइनस था, बाकी सब कुछ यही था। सी इज द राइट आंसर, ये माइनस होना चाहिए था। तो हमारे बुकलेट के अंदर ये प्लस का थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा आपको, ये माइनस होना चाहिए था। ठीक है, तो ये माइनस है, बहुत अच्छी बात है। नाउ अब आते हैं हम इस वाले पार्ट की जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहाँ तो मैंने कंपोनेंट बांटना सिखाया, बस कुछ नहीं, आपको डायरेक्शन देख के आपको कंपोनेंट मारना था। ये कॉस थीटा इधर होगा, ये साइन थीटा इधर होगा, और वेव की डायरेक्शन जो ये हैंड है उसके अंदर भी ये एंगल कॉस 90 माइनस थीटा इधर होगा और साइन 90 माइनस थीटा इधर होगा। कॉस 90 माइनस थीटा को आप कन्वर्ट कर देंगे, साइन 90 माइनस थीटा को कन्वर्ट कर देंगे, तो आपको इधर वाला पार्ट मिल जाएगा। इसका आपको पता है ना, समझ में आ रहा है। ई की पावर जे ओमेगा टी वाले पार्ट को हटा रहा हूँ, तो माइनस जे बार ले लेता हूँ, तो फिर क्या होता है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई कोस बीटा प्लस जेड कोस गामा, ये सब कुछ होता है। तो यहाँ पे अल्फा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है आपको पता चल रहा है, कोस 90 माइनस थीटा आई, ये जो भी आ रहा है उसको मैंने लिख के दिया आपको, तो उस फॉर्मेट के अंदर ये आपकी डिज़ाइन बन जाएगी। तो ये तो आपके लिए बहुत सिंपल हो गया। बड़ी बात इस वाले के लिए, तो इस वाले के अंदर आपको ई आर बताना है। आपको पता है ई आर क्या होता है? जो ई आर होता है सर वो होता है टाउ टाइम्स ई आई, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के अंदर। अब आपको पता है जो ये मैग्नीट्यूड है उसको क्या करना है, आपको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, तो यहाँ पर होता है नीटा 2 कोस थीटा टी पैरेलल पोलराइजेशन में, माइनस नीटा 1 कोस थीटा आई अपॉन नीटा 2 कोस थीटा टी माइनस नीटा 1 कोस थीटा आई। पैरेलल पोलराइजेशन के अंदर ये फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है जो आपको याद रखना चाहिए। जबकि परपेंडिकुलर पोलराइजेशन में सेक थीटा टी या सेक थीटा आई, यहाँ सेक थीटा टी और सेक थीटा आई बन जाएगा पैरेलल परपेंडिकुलर पोलराइजेशन में। और पैरेलल पोलराइजेशन में क्या है, कोस थीटा टी एंड कोस थीटा आई। तो बस थीटा टी आपको पता है 19.2 डिग्री, कोस थीटा आई आपको पता है 45 डिग्री। उसको यूज में लेके आप सोल्व करिएगा इस क्वेश्चन को, तो आपको अपने आप यहाँ से रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कुछ मिल रहा है -0.23 शायद मुझे याद आ रहा है, ऐसा कुछ मिलता है। उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ई आई से, तो ई आई वाला पार्ट तो आपको मिल जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलना चाहिए, तो सर ये 0.23 अगर बोल रहा है तो मैं एक बार के लिए इसको मान लेता हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर आप चाहें तो मैं इसको देख के बता सकता हूँ कि क्या होना चाहिए दूसरे वाले पार्ट के अंदर। सेकेंड वाले पार्ट के अंदर जब 0.23 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, -0.23 आता है, और -0.23 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको बता देता हूँ कि फिर से कहानी कुछ ऐसी होगी कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट तो -0.23 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ ही साथ जो ट्रांसमिशन है, जो रिफ्लेक्शन वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कंपोनेंट भी आपको बांटने हैं। ये जो ई नोट था उसको भी बांटने थे आपको। ये थीटा आर अगर एंगल है तो आपको बस देखना पड़ेगा कि सर अगर ये थीटा आर एंगल है तो ये वाला एंगल भी थीटा आर होना चाहिए।
अगर मैं इसका भी डायग्राम बनाऊँ आपको सामने, तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये एंगल थीटा आर है, तो पहले तो इसको भी बांट दीजिए, ये भी थीटा आर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर ये 90 माइनस थीटा आर होना चाहिए, तो वो थीटा आर होना चाहिए। तो नाउ अब आपको पता है कि ई आर का जो पोर्शन है, इसको मैं ई नोट बोल रहा हूँ, फिर से ई नोट टाउ टाइम्स ई नोट बोल रहा हूँ मैं। तो वो ई टाउ टाइम्स ई नोट जो मैग्नीट्यूड है, वो कोस थीटा आर जो होगा तुम्हारे माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा, और साइन थीटा आर जो होगा वो माइनस जे डायरेक्शन में होगा। तो यानी कि वो माइनस टाइम्स होगा ही, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट भी माइनस टाइम्स से, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट की प्लस बन जाएगा। तो यानी देखिए इसके जो ऑप्शन में होना चाहिए प्लस 0.23, और अंदर सब कुछ प्लस में होना चाहिए। और आपको पता है कि जो थीटा आर है वो क्या होता है, हमेशा थीटा आई के बराबर होता है। थीटा आई 45 डिग्री आया तो थीटा आर भी 45 डिग्री आएगा। तो कोस थीटा आर यानी कि 1/√2, साइन थीटा आर मतलब 1/√2, तो यानी कि दोनों 1/√2 टाइम्स हो जाएंगे। तो ये नॉट/√2 एक्स के प्लस एजेड के हो जाएगा। और रही बात अब वेव की डायरेक्शन, तो वेव की डायरेक्शन में भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि के आर कैसे मैंने दिख रहा है आपको यहाँ पर। अगर मैं वापस फिर से लोकेशंस बनाऊँ, इसके अंदर डायग्रामेटिकली समझाऊँ उसको, तो देखिए ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये है के आर। अब इसके बारे में बात करते हैं। ये थीटा आर था आपका एंगल, बहुत अच्छी बात है। ज्योमेट्री लगा रहा हूँ, ये थीटा आर था, 90 माइनस थीटा आर यहाँ था, तो ये 90 माइनस थीटा आर था, तो ये भी 90 माइनस थीटा आर था। जो आप कह रहे हैं ये 90 माइनस थीटा आर था, तो आपको पता है कि ये आपस में आमने सामने वाले एंगल भी सेम होते हैं, तो 90 माइनस थीटा आर ही ये एंगल आएगा। तो बस इसके दो कंपोनेंट लेने हैं आपको। कोस 90 माइनस थीटा आर प्लस एक्स में होगा, साइन 90 माइनस थीटा आर जेड में होगा। कोस 90 माइनस थीटा आर क्या होता है? कोस 90 माइनस थीटा आर होता है साइन थीटा आर, बस ये किस में? प्लस एक्स में। और साइन 90 माइनस थीटा आर किस में? तो साइन 90 माइनस थीटा आर यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ कोस थीटा आर, तो वो है माइनस जेड में। तो ये तो है प्लस एक्स में, तो मैं इसको बोल सकता हूँ एक्स साइन थीटा आर, और इधर बोल सकता हूँ माइनस जेड, और कितना आएगा? साइन 90 माइनस थीटा आर यानी कोस थीटा आर। थीटा आर भी 45 डिग्री है, तो x/√2 माइनस z/√2, और इन सब के बाहर कौन मल्टीप्लाई है? बीटा नोट, e की पावर माइनस जे बीटा नोट, ये आपके मल्टीप्लाई साथ में है। तो मैं बस ये बोल सकता हूँ कि 2π/λ करके ऑप्शन के देख के समझ में आता है कि किस में देर का है। तो ये सब कुछ तो बीटा उसके लिए 2π/λ के लिए देर का होगा, ये √2 है, तो बस हमको पता है कि प्लस x/√2 माइनस j/√2 आपके पास आना चाहिए। बाकी ये जो है बीटा के लिए देर का है π×10⁴/3। ये अगर बीटा आपको कैसे निकालना है ये भी अगर आपको जानना है तो आपको बताना चाहिए कि लैम्बडा देर का है, तो बीटा निकालना आसान है। 2π/600 माइक्रोमीटर, तो आपको अपने आप मिल जाएगा। 2π/600 माइक्रोमीटर लोगे तो आपको मिल जाएगा कि π×10⁴/3 आपको मिल जाना चाहिए। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बट फिर से कह रहा हूँ सिंपल। मेरे को जो लगता है इसमें मेन चीज़ वो ये सिर्फ है कि ये 0.23 आपको निकालना आना चाहिए था। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए था। अगर मैं आपको पैरेलल पोलराइजेशन और परपेंडिकुलर पोलराइजेशन ना भी पढ़ाऊँ तो भी इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट तो आपसे पूरा सोल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट के अंदर ये डायरेक्शन वगैरह तो आप देख लोगे कि ई आई कैसे था, ई आर कैसे होगा। तो अब ई आर के डायरेक्शन में आप ज्योमेट्री है, तो और ये ज्योमेट्री आपका एप्टीट्यूड है, ये आपको लगाना आना चाहिए। फिर कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा, इसके लिए तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये पैरेलल पोलराइजेशन का फॉर्मूला आपने लगाया तो माइनस का 0.23 आया, वो माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, तब आपका आंसर आया। तो पार्ट 2 के अंदर और अब तक की हिस्ट्री के अंदर पैरेलल पोलराइजेशन और परपेंडिकुलर पोलराइजेशन का जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का जो फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं, जो काफ़ी अच्छा खासा बड़ा टाइम होता है लेते हैं, बट फिर भी वो एक ही बार आया। और इसीलिए बहुत सी बार मुझसे बोलता जाता है, और मैं मानता भी हूँ, कभी कभार थोड़ा इसकी पार्ट में मैं मानता हूँ, लगभग किसी हद तक मैं इस बात से एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि EFT के अंदर आपको एफर्ट बहुत लगाने होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, ड्राइव करने होते हैं। उनको ड्राइव करने के बाद फिर आपको समझ में आने चाहिए और उनको याद भी रखने होते हैं। डेरिवेशन तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं कोई चीज़ ब्रेक कर दूंगा तो जो नई चीज़ बन रही है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा। बट फिलहाल यहाँ EMT के अंदर चीज़ ये होती है कि हर चीज़ के ऊपर फॉर्मूला है। इवन यहाँ पर जो लॉजिक बन रहा है वो ब्रेक होने के बाद दूसरा नया लॉजिक होगा, उसका भी फॉर्मूला बना सकते हो आप। आपको पता है कि अगर आप अल्फा और बीटा का फॉर्मूला देखते हैं प्रोपोर्शन कांस्टेंट के अंदर, अल्फा और बीटा का फॉर्मूला जो अच्छा खासा होता है बड़ा, उसके अंदर गुड कंडक्टर केस में क्या होगा वो आपको निकालना आना चाहिए, फिर उसको याद भी रखना चाहिए। फिर दूसरा केस अगर ले लेता हूँ ये नहीं होता तो क्या होना चाहिए, तो उसका भी आपको केस निकाल के उसको याद करना आना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पर हर बार ड्राइव करना आपके लिए हो सकता है बड़ा हो जाए। तो यहाँ पर ये कहानी है कि आपको फॉर्मूले बहुत याद रखने पड़ते हैं, भले ही एक बार के लिए उस पर बेस्ड क्वेश्चन कभी आया हो या बहुत साल पहले तक आया हो या ना आया हो,
हमको याद तो रखना ही पड़ेगा। तो आपने जो पैरेलल पोलराइजेशन और परपेंडिकुलर पोलराइजेशन में इतना ज़्यादा टाइम दिया था, उस पर क्वेश्चन देखा जाए तो मेन जो कोर क्वेश्चन है तो एक ही है। हालांकि ब्रूस्टर एंगल भी उसी का एक पार्ट होता है और ब्रूस्टर एंगल पे क्वेश्चन खूब आते हैं, लेकिन ब्रूस्टर एंगल को मैं हटा दूँ साइड से, तो प्योर कोर जिसे बोलते हैं ना, पैरेलल पोलराइजेशन का जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला आपने डिराइव किया था, ऐसे आपने वहाँ पर जो परपेंडिकुलर पोलराइजेशन में जो डिराइव किया था अपने, उस डेरिवेशन पे बेस्ड क्वेश्चन एक ही बार आया है 2013 के अंदर, वो भी इसका सिर्फ ये पार्ट 2 वहाँ काम में आया था। तो होपफुली आपको इसकी पूरी कहानी, पूरी हिस्ट्री समझ में आएगी इस क्वेश्चन की, और आपको ये समझ में आएगा क्योंकि इसके अंदर जो डिटेल में सॉल्यूशन दे रखा है, तो मेरे को इसको पूरा बस मैंने इसमें लिख लिया है। बाकी आपको बताता हूँ कि देखिए इसके अंदर 3-4 पेज तक ही सॉल्यूशन था, 3 पेज तक सॉल्यूशन था, आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में दे रखा है। अच्छी बात है कि हमारे यहाँ बिल्कुल डिटेल में सोल्व रखा है इसको, आप वहाँ से समझ भी सकते हैं। पर मेरा मेन एम था आपको इसके बारे में कहानी समझाना और ऊपर से मेन रूट इसको समझा देना कि क्वेश्चन कैसे हैंडल किया जाएगा ये। तो होपफुली आपको समझ में आएगा। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.